नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे महाबहस। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच तौकीर रजा ने आज फिर कह दिया कि यहां भी पहले बाबरी मस्जिद की तरह पाबंदी लगेगी और फिर बाबरी की तरह ज्ञानवापी भी हमारे हाथ नहीं आएगी। तौकीर ने मुस्लिम संगठनों से सड़क पर उतरने और जेल भरो आंदोलन चलाने का आह्वान किया। वहीं ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी नहीं दोहराने देंगे। जब मामला कोर्ट में है तो हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु और नेता माहौल खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आज वाराणसी के इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोर्ट पर दारोमदार, धर्मगुरु क्यों करे प्रहार? बाबा विश्वनाथ जी का आज जो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर जब से बंद है और सन 92 तक उसका सब कुछ पूजा पाठ सब अंदर होता था, पुनः उसको विश्वनाथ मंदिर की जो है शिवलिंग को स्नान ध्यान भोग सेवा पूजा का अधिकार है, आरती वो करना मेरा मौलिक अधिकार है और मेरे साथ भक्तों को उसमें जाने का परिसर में दर्शन करने का पूर्ण अधिकार है। जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ बिल्कुल वही होना है, आहिस्ता आहिस्ता। फिर अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारे अपने पिछलों ने अगर किया होता तो बाबरी मस्जिद का ये हशर ना हुआ होता, और अगर आज हमने कुछ ना किया तो हमारी आने वाली नस्ल को ये उन्हीं तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई तो धार्मिक जंग क्यों? ज्ञानवापी के इतने महत्व का पूरे स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में इन सब में उल्लेख है। शिव के मंदिर का उल्लेख है, शिव के ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है, तो साक्ष्य की तो कमी है ही नहीं, साक्ष्य की भरपाई है। अब हमें ये बता देना है कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। मसले का हल ये है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी, आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जा सकती। सर दिखाना पड़ेंगे, तादाद दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी नाराजगी का इजहार करना पड़ेगा। जिला जज के फैसले से खत्म होगा ज्ञानवापी विवाद। भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है, एक डर भी है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को उनसे छीना गया, कहीं इसी तरह से और मस्जिद को ना छीना जाए। ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण। आप क्या कहेंगे अगर वो साक्ष्य मंदिर के निकल कर आगे न्यायालय ने कहा कि नहीं ये सारे साक्ष्य मंदिर के, ये मंदिर है आदि विशेश्वर का है, तब आपका एक्ट क्या करेगा? इसलिए एक्ट उन्हीं पे लागू होगा जिसका करेक्टर डिफाइन एकदम परिभाषित है कि नहीं ये हक, ये मस्जिद है, यह मंदिर है। जो विवादित 1947 के पहले भी ये विवादित स्थल था और आज भी विवादित स्थल है। काशी के 80 घाट से और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शशांक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। दिनेश कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप इतिहासकार हैं। कौशल कांत जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जब ज्ञानवापी पर कानूनी लड़ाई चल रही है तो धार्मिक जंग की जरूरत क्या है सर? इस बयानबाजी की जरूरत क्या है जो दोनों तरफ से हो रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के धार्मिक बयानबाजी की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो इस मौके को अपने लिए भुनाना चाहते हैं और देश में एक एनवायरमेंट टेंशन खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य है। पार्टी की विचारधारा अलग है, सरकार हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है और वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जजमेंट आएगा उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेगी और कानून व्यवस्था को किसी भी हाल में इस काबिल नहीं करेगी कि कोई भी इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके।
इसको एक अवसर की तरह देख सके, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी हो, चाहे वो कोई धार्मिक आदमी ही क्यों ना हो। अगर वो देश के एनवायरनमेंट को खराब करने की कोशिश करेगा तो कानून व्यवस्था सरकार अपना काम करेगी। विचारधारा हो सकती है किसी की अलग, लेकिन कानून व्यवस्था को खराब करने का किसी को रत्ती भर भी मौका नहीं मिलेगा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। हम अच्छी बात है, पूरे देश में शांति बना अच्छी के बात है। रखना आपकी चाहते बातों हैं। को सुनकर अच्छा भी लग रहा है और इसीलिए आज हमने हिंदू मुस्लिम नहीं करने का फैसला किया है। मतलब हम नहीं चाहते थे कि कोई हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो और किसी प्रकार की कोई बहस हो, हम चाहते थे कि चर्चा हो, इसीलिए हमने आप सभी को जोड़ा है। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कौशल कांत जी, क्या ये सब कुछ इतना आसान है क्या? इस बयानबाजी के बीच आप ये कह रहे हैं कि आप कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ने देंगे, आप ये कह रहे हैं कि आप माहौल नहीं खराब करने देंगे, तो ये सब रुकेगा कैसे? ये बयानबाजी कैसे रुकेगी? कैसे धार्मिक माहौल कायम रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ये देखिए, जो राजनीतिक दल है वो कोई भी दल हो सकता है, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हाँ, वो अपनी विचारधारा और अपने अपने लोगों और वोट बैंक के लिए अलग अलग तरह की बात करेंगे। मुझे लगता है कि देश के नागरिक को इतना संवेदनशील होना चाहिए, इतना नहीं, राष्ट्रनिष्ठ मैं होना सहमत चाहिए। नहीं हूं सर। आप सब कुछ नागरिकों के ऊपर नहीं छोड़ सकते ना। अगर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि देखिए भाई, अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बाबरी ना दोहराई जाए तो आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने सिर गिनाने पड़ेंगे, आपको जेल भरना पड़ेगा, और आप ये चाहते हैं कि आप सब कुछ आम नागरिक के ऊपर छोड़ दें कि आप तय करें कि आपको जेल भरना है या नहीं, आपको अपना सिर गिनवाना है या नहीं। ऐसे आदमी के ऊपर कानून का राज काम करेगा। अगर उसकी वजह से कोई भी कम्युनल टेंशन होता है तो कानून अपना काम करेगा। ऐसे लोगों के अगेंस्ट सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, देखते हैं कि आप कब तक इंतजार करते हैं इन बातों का, क्योंकि बयान तो लगातार सामने आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन ले लेता हूं। सर देखिए, बयान तो हर तरफ से सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमको कोर्ट के ऊपर भरोसा है, जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसको मानेंगे। लेकिन आपके सांसद हैं संभल से शफीकुर रहमान बर्क, वो तो कह रहे हैं कि जाने कुर्बान कर देंगे। फिर इन बयानों से आपको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहेगा? देखिए, मैं अपने बड़े भाई कौशल कांत मिश्र जी की बात सुन रहा था और मुझे उनकी कुछ बातें बड़ी अच्छी लगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की चाहे उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है, और उन्हें उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी नैतिकता बनती है कि वो जो है इस तरह के कम्युनल राइट्स जो कराने का जो भी प्रयास हो रहा है वो चीजें ना हो। उनको कहते हैं एक सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर किसी को बयानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं। जैसे कहते हैं ना, हमने भी ये बात कही, जो भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी, जो भी सारे फैसले आएंगे, हम उसका पूरा सम्मान करेंगे, पर किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है कि वहां कहते हैं वाराणसी में जो है गंगा जमुनी तहजीब चलती है, एक दूसरे के साथ। अच्छा हुआ आपने ठेस नहीं पहुंचने वाली बात का जिक्र कर दिया। अब इसी से जुड़े हुए मेरे दो सवाल हैं। पहली बात तो आपने कहा कि कम्युनल राइट ना हो, ये सभी को सुनिश्चित करना होगा, तो क्या आपकी पार्टी ने तय किया क्या कि शफीकुर रहमान बर्क दोबारा से ऐसा कोई बयान ना दें जिसकी वजह से माहौल बिगड़े? दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, तो अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे कोई पत्थर रख दीजिए, बन गया मंदिर, आपको लग रहा है कि इससे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगा? अमित जी, देखिए, उनके बयान को, उन्होंने उनके कहने का मंतव्य क्या था, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, उनका ये कहना था कि हर कण में प्रभु बसते हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे हिंदू धर्म इतना वो है, सनातन धर्म है कि वो हर कण में प्रभु बसते हैं। हम एक पत्थर भी रखते हैं, उसमें भी हम भगवान की पूजा करते हैं, हम उसको भी मानते हैं। उस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं। उनका ये कहना था, हम और आप सांस ले रहे हैं, क्या मुझ में भगवान नहीं, आप में भगवान नहीं? सब लोग मानते हैं इस बात को, जो भी हिंदू है वो इस बात को मानेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई ऐसा वो नहीं था। ठीक है, मुझे समझ में आता है, मैंने बोला ना कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करी कि मीडिया में कैसे रिपोर्टें लीक हो रही हैं। ये तो सरकार को सुनिश्चित करना है ना कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में से जो तथ्य कोर्ट में खुलने हैं, सील बंद लिफाफे, सील बंद सीरियस है, वो वीडियोग्राफी हुई है, वो सारी चीजें पहले कैसे खुल जा रही? क्यों ये इस तरह का माहौल देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अभी जो हमारे मिश्रा जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूँ।
ठीक है, सबकी राजनीतिक बर्क वाली बात पर बोलना नहीं चाहते हैं या भूल गए? किसके बर्क? नहीं, हम कोई भूल नहीं रहे। देखिए, आपने अभी हमसे पूछा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बर्क साहब का कहना ये हो रहा है कि वो कई सारी कुर्बानियां वो लोग देते आए हैं राजनीतिक जीवन के। आप आजम खान साहब को देख लीजिए, 40 साल से उन्होंने कुर्बानियां देते रहे। या तो आप बहुत भोले हैं या तो फिर आप सबको भोला समझ रहे हैं। देखिए, ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला मत झाड़िए अभिषेक जी। अगर शफीकुर रहमान बर्क ऐसा कोई बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रोल में है, अखिलेश यादव जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी तरफ से एक संदेश तो जाना चाहिए ना कि देखिए बर्क साहब, कोर्ट कचहरी पर भरोसा रखिए, फैसला आने दीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ऐसी कोई बात मत करिए जिससे माहौल बिगड़ जाए। इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। कम से कम आप तो ये संदेश उनको दीजिए ना आज यहां से। बिल्कुल अमित जी, मेरी बात आप क्यों नहीं समझ रहे हो? समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, हमारा कोई भी कहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो भी ऑफिशियली जिम्मेदार लोग हैं, आपने कभी सुना होगा? हम क्या बार बार कह रहे हैं कि हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसके ऊपर कमेंट कोई नहीं कर सकता। हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहे वो हमारा नेता हो, चाहे किसी और दल का नेता, कोई भी नेता। आप ये कह रहे हैं जो जिम्मेदार है वो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बर्क साहब गैर जिम्मेदार हैं। ये आप तय करें कि वो क्या है क्या नहीं। शशांक जी, इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनकी सहूलियत के लिए आप ये बताइए कि जो बार बार उदाहरण दिए जा रहे हैं कि देखिए हम दूसरी बाबरी नहीं बनने देंगे, या जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी, कोर्ट की कार्यवाही पर किस तरीके से आम लोग भरोसा रखें, धैर्य बनाकर कि अंतिम परिणाम जो आएगा वो वही होगा जो न्यायोचित होगा। किसी प्रकार से धैर्य खोने की जरूरत नहीं है, किसी के बयान में, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप समझाइए इस पूरी कार्यवाही को। देखिए, भारतीय जनमानस का विश्वास आज भी इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण रूप से अटूट है। उसमें इस विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के ऊपर, निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय के ऊपर से भगवान का स्थान होता है और कोई नहीं होता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय के हमेशा न्यायमूर्ति को हम हमेशा मानते हैं कि वो भगवान के समान होते हैं। हाँ। जब यह मुकदमा जनपद न्यायाधीश के पास ट्रांसफर किया गया, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो निष्पक्षता की बात पूर्ण रूप से है। भावनाओं से हटके अगर हम बात करते हैं, जो पक्ष दोनों लोगों ने रखे हैं जिला न्यायालय के सामने, जो पक्ष रखे हैं उच्चतम न्यायालय के सामने, उसको दोनों कोर्टों ने बहुत गंभीरता से इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद सिर्फ एक बात कही है कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय होगा, वरिष्ठ न्यायमूर्ति न्यायाधीश के द्वारा होगा, और किसी भी पक्ष को कोई भी अनहोनी की अगर आशंका है, किसी भी पक्ष को कुछ भी लगता है कि कोई अनहोनी हो सकती है, तो राज्य सरकार उसके लिए कटिबद्ध है कि कानून की व्यवस्था, राज्य में अन्य व्यवस्थाएं बहुत मजबूत और हर जनता का, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा। जहां तक राजनीति की बात है, जहां तक संविधान को से हट के कोई बात करने की बात है, तो राजनीतिक इसको रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये प्योर मुद्दा, लीगल मुद्दा है और मंदिर में पूजा करने का अधिकार है। कई तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट को न्यायालय को पूर्ण रूप से निर्णय देने दीजिए। उन भावनाओं के बीच में जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिए और किसी विशेष पक्ष को या विशेष विपक्ष को ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये होगा, ये नहीं होगा। निश्चित रूप से जो वर्षिप बाबरी की बात आ रही है या अयोध्या की बात आ रही है, मथुरा की बात आ रही है, ये उन सब बातों से हटके है। ये मुद्दा बहुत साफ है, कोई जमीन है। इसके पहले एक प्रवक्ता साहब कह रहे थे, मैं उस पर भी बड़ा साफ साफ कहना चाहूंगा कि देखिए, किसी अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कुछ बातें उसने लीक की हैं या नहीं की हैं, इस सब्जेक्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, पर इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। मीडिया ने कौन सी रिपोर्ट कहां से ली, सच है कि नहीं है, इससे कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में जो दलील रखी जाती है वो विशुद्ध रूप से न्यायिक होती है, विशुद्ध रूप से आपकी पिटीशन के साथ होती है, विशुद्ध रूप से कानून क्या कहता है उसके अनुसार उस पर न्याय मिलता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश को और सरलता से हम आपसे समझेंगे, लेकिन दिनेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश कपूर जी इतिहासकार हैं। दिनेश जी, एक इतिहासकार की नज़र से वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और उसके बाद अब चला गया है वाराणसी की जिला अदालत में पूरा मामला, एक इतिहासकार की नज़र से आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी बात सबसे पहले आप रखिए। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इतिहासकार जो होता है वो अतीत में भी देखता है और भविष्य में भी देखता है। अतीत की बात को बेस्ड रख के मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है। होने वाला से मतलब मैं लंतरानी नहीं हाँक रहा हूं, मैं तथ्यों पर जो आज तक हो चुका है उसमें बेस करके अपनी बात कह रहा हूं। होने वाला ये है
ये जितने मुस्लिम नेता अभी अभी बोले, तौफीर या तौकीर, असुद्दीन साहब और एक और हैं जो अभी बोले थे, ये नहीं होने देंगे। ये चाहते ही नहीं कि देश में अमन रहे। ये किसी भी किस्म से, चाहे मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना कंक्लूजन ये है कि अगर कोर्ट कह भी देती है, ये लोग नहीं होने देंगे शांति, क्योंकि इनके लिए कोर्ट का या कोई भी मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कुर्सी का, इनके लिए मुद्दा है कुर्सी का। ये सिर्फ ये भड़काने वाली बात नहीं है क्या? हम तय कयामत तक नहीं। अरे क्यों भाई, वो लोग क्या लगते थे तुम्हारे जो आए, जिन्होंने मंदिर तोड़ा और वो चले गए? उनके वंशज हो आप क्या? ये देश उनका है क्या? अरे हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। हिंदुइज्म इज बेस्ड ऑन लव। हिंदुइज्म तो इसीलिए पॉपुलर है और चल रहा है आज तक, क्योंकि वो प्यार पर आधारित है। आप उनको भड़काएंगे, मैं बताता हूं क्या होगा फिर। आप उनको भड़काएंगे, वो सड़कों पे आएंगे। वो बेचारे नहीं जानते, वो नहीं जानते कि आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए। मुझे एक बार, मैं असुद्दीन साहब को, तौकीर साहब को, जो भी अभी बोले हैं, मैं चैलेंज करता हूं, एक बार मुझे अपनी रैली में ले चलें, एक बार वो बोलें, एक बार मैं बोलता हूं। अरे उनको अंधेरे से बाहर निकालना है, हमारे मुसलमान भाइयों को। वो, और ये बात भी में तय है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंधेरे में, वो भी जान चुके हैं, वो भी देख चुके हैं। इनके जो भी इन्होंने किया है आज तक, अब वो पूरी तरह समझने लगे हैं। तो मेरा अपना कहने का मतलब यह है कि ये जो बात बार बार करते हैं 91 के, उसकी मैं उस पर भी आपको बताता हूं। ठीक है, 91 एक्ट जो टेम्पल एक्ट है, उसके हिसाब से साहब ठीक है साहब, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कुरान में क्या लिखा है? जिनकी दुहाई देते हैं, मोहम्मद साहब ने क्या फरमाया है? आप किसी के भी जब्त की हुई, जबरन जब्त की हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप उस मस्जिद में इबादत करेंगे तो वो खुदा को कबूल नहीं होगी। समझ गए? दान में दी हुई, अपनी मर्जी से दी हुई, वहां तो वो आपके अपने प्रॉफिट का डिक्टेट 91 एक्ट से ऊपर हो गया। ठीक है सर, ये तो दो बातें हो गई कि आपकी तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है कि लोगों के बहकावे में मत आइए, माहौल खराब मत करिए। दूसरा, आपने बहुत सारे तर्क दिए कि सारे तर्क कोर्ट के भीतर रखे जाएंगे, लेकिन इतिहास किस तरीके से इस पूरे केस को देखता है, कितनी मजबूती मिलेगी अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे? तो जब कोर्ट के भीतर तर्क दिए जाएंगे, तर्क और वितर्क होगा, तो इतिहास से कितनी मजबूती मिलने वाली है? इतिहास, स्कंदगुप्त पुराण, शिव पुराण, 1018 में मोहम्मद गजनबी द्वारा इसको डिस्ट्रॉय करना, उसके बाद 1194 में ऐबक साहब ने डिस्ट्रॉय करना। ऐबक ने तो थोड़ा बहुत तो शर्म की कि जब उनको ये पता चला, उसको ऐबक को, कि भाई जो पहली मस्जिद बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुत-ए-इस्लाम नाम से दिल्ली में, उसको उसने अबेंडन कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। उन पत्थरों को जो उसने तोड़े थे, हिंदू 27 मंदिरों को तोड़ के जो उसने बनाया, तो उसने अबेंडन कर दिया। आप लोग, ये लोग क्यों भड़का रहे हैं? जो इतिहास कहता है वो ये है कि ये मंदिर था, और ये कहते हैं कि वो मस्जिद। आप देखिए तो आपकी खुद हर चैनल पे जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसमें साफ है। आप अगर कुतुब मीनार आए, आप अगर आगरा जाएं, ताजमहल देखें, आप मथुरा जाइए, अरे मथुरा में तो और भी गड़बड़ है कि बिल्कुल जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसके ऊपर अपनी दीवार ऐसे गाड़ रखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मसल पावर। ये नहीं चलेगा सर। इसी पॉइंट पर एक सवाल है, इसी पॉइंट पर एक सवाल है कौशल कांत जी के लिए। कौशल कांत जी, इसीलिए जो मुस्लिम पक्ष है उसकी आशंका को बल मिलता है। उसका यह कहना है कि देखिए, बात यहीं पर थमने और रुकने वाली नहीं है, बात ज्ञानवापी की नहीं है। बात यह कि ज्ञानवापी के आधार पर आगे जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, मथुरा को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर, ताजमहल को लेकर, वो सिलसिला रुकना चाहिए। और उनके मन के भीतर जो डर है वो इसी बात को लेकर है कि इसलिए इस तरीके के मसले उठाए जा रहे हैं ताकि बात बहुत दूर तक जा सके। कौशल कांत जी, देखिए, आपको पता है कि हमारे संविधान की एक बहुत खूबसूरती है कि किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय हुआ है उसको वो जस्टिस देता है, और यही अंबेडकर साहब, बाबा अंबेडकर साहब के संविधान की खूबसूरती है। जिसका एक एग्जाम्पल देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में
दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, और आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को मजबूर कर दिया है कि उनके साथ जस्टिस हो, उनको उनका हक मिले, उनको आज रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उनको आज प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो अगर हिस्टोरिकल इनजस्टिस किसी के साथ हुआ है, तो अगर संविधान सम्मत कोई सोल्यूशन संविधान और कोर्ट निकालती हैं जो यहाँ के मानस को लगता था या है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो इसको कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल रोक नहीं सकता। राजनीतिक दल आखिर है क्या? जो हमारे देश का नागरिक है, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना और उनके जो मांग है उसको लागू करना, यही हमारा जनतंत्र है, लोकतंत्र है। अगर देश की जनता ये चाहती है कि उसको उसका इतिहास में जो कहे इनजस्टिस हुआ है उसको आज कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए उसको कंपनसेट किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या होनी चाहिए, बशर्ते वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हो। तो इस तरह के इश्यूज जो अभी तक लोगों के दिलों में तो वैसी साहब दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि 1991 में जब कानून बन गया कि किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है, उसको नहीं छेड़ा जा सकता है, तो फिर ये सब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं इसका जवाब देता हूं। जो उसका जवाब मैंने दिया ना आपको अभी। आ रहा हूं सर, दिनेश भी आ रहा हूं। जो राजनीतिक दल या जो भी नेता बैठ करके टीवी पे इसका जवाब दे रहे हैं, एक बात कहनी है बस मुझे। लोकल कोर्ट को ये बात नहीं पता क्या? कोर्ट कमिश्नर को ये बात नहीं पता क्या? हाई कोर्ट को ये बात नहीं पता क्या? सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं पता? और सुप्रीम कोर्ट ने तो कल क्लियर किया है कि वो ये कहता है कि धर्म को बदला, धार्मिक कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता, लेकिन उसका कैरेक्टर है क्या, ये इन्वेस्टिगेट करने का, यानी जुडिशियल रिव्यू का राइट कभी छीना नहीं जा सकता किसी कोर्ट से, किसी कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये समझ लीजिए, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मेरे पास है। इसका जो आर्टिकल 4 का पैरा 3 कहता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि एनी प्लेस ऑफ वर्शिप टू सेड सबसेक्शन विद एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आर एग्जेम्प्टेड और आर्कियोलॉजिकल, उसमें और भी चीजें लिखी हुई, यानी कि अगर कोई चीज एंशिएंट है, कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की है, वो उसमें ये नहीं लिखा कि मंदिर नहीं हो सकता, उसमें यह भी नहीं हो सकता कि मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट जो हिस्टोरिकली एंड आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी इस पे रोक नहीं लगी है। तो इसके लिए मुझे डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं जाऊंगा अभिषेक जी के पास। हाँ, मैं बोल सकता हूं? जी सर। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो जी दिनेश जी बोलिए आप। हेलो, हाँ जी, मेरा तो व्यू ही दूसरा है। मेरे लिए मुद्दा दूसरा है। मेरे लिए मुद्दा इन लीडरों से कंसर्न नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है एक आम मुसलमान जो मेरा दोस्त है, मेरे पड़ोसी हैं मुसलमान। मैंने अभी रामलीला की थी, उसके कैमरामैन थे मुसलमान, उनके रामलीला के कैरेक्टर्स मुसलमान कर, इनसे बात करनी है मुझे। मैं इनको एड्रेस कर रहा हूं। मैं इनसे ये कह रहा हूं, इनके भड़कावे में मत आइए। होगा क्या, ये लोग भड़काएंगे, आप लोग सड़कों पे आएंगे, हजारों मारे जाएंगे या घायल होंगे या कुछ। ये आपको भड़काने के बाद आपको ये वाला देके कयामत तक ये रहेगी और हम नहीं होने देंगे। और आप आ जाओ, ये करने के बाद अपनी एयर कंडीशन कमरों में जाके सो जाएंगे। इनके अपने बच्चे नहीं आएंगे उस प्रोटेस्ट में। ये अपने बच्चों को जिहाद के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक, ये आप लोगों को भड़का रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज, मेरा हमें उम्मीद है सर कि लोग इस बात को समझ में आए और हम चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं। शशांक जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन अभिषेक जी से। अभिषेक जी देखिए, अखिलेश यादव से कुछ दिन पहले जब इस पर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के साथ के लोग जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं ताकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए और सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। कौशल कांजे कह रहे हैं कि अगर अतीत में हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है तो उसको ठीक करने में बुराई क्या है? देखिए अमित जी, मैं देखिए इसमें तो कोर्ट में जो मामला विचार है, कोर्ट को निर्णय लेने दे कि हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है। ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें कोर्ट को तय करनी है, और
कोर्ट जो निर्णय लेगा वो आपको भी मान्य होगा, वो हमें भी मान्य है। जहां तक बात आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको इधर से उधर प्रोपोगेट करने की कोशिश करती है। आप देख ले, इन्होंने डीजीपी को डिमोट किया, अपने डीजीपी को डिमोट किया क्योंकि योगी 2.0 सरकार में अपराध का लेवल इतना बढ़ गया था कि आप देख रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हम विरोध कर रहे थे सारी चीजें, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम विपक्ष में, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, तो हम जनता के सवाल और जनता का मुद्दा उठाते रहेंगे, चाहे विधानसभा। वही आपसे अपेक्षा भी है सर, वही आपसे अपेक्षा, और उसके लिए आपको शुभकामनाएं। शशांक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप समझाइए सर, कि क्योंकि कल से दो तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष को लगता है कि इससे उसका पक्ष मजबूत हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि देखिए अब मामला जिला अदालत में सुना जाएगा, और मुस्लिम पक्ष को लगता है कि उसका पक्ष मजबूत हो गया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कि पहले आप उस याचिका पर सुनवाई करिए कि यह केस बनता भी है नहीं, इस केस पर सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे लाइए और उस पर सुनवाई करिए। तो अभी फिलहाल किसका पक्ष आप मजबूत होता हुआ देख पा रहे हैं इस आदेश से? इस मामले को देखने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद मैं बार बार ये बात कहूंगा कि किसी का पक्ष ना मजबूत हुआ है ना किसी का पक्ष अभी कमजोर हुआ है। दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा। न्यायालय उसको विधि सम्मत, क्योंकि बार बार कौशल कांत जी एक बार कह रहे हैं, मैं इस बात से पेशे से डॉक्टर हैं संविधान के बारे में, कि संविधान का मामला नहीं है, ये विधिक मामला है। जब विधिक मामला होता है तो उसमें एक उनकी क्षेत्राधिकार उनके हैं, क्षेत्राधिकार है जिला न्यायालय बनारस का, वो बार बार ये देख रहा है कि इसमें उनको पूजा करने का अधिकार है या नहीं है। तथ्य फाइंड करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी बनाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। मामला सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष रूप से कह दिया कि भाई इसको हम जिला न्यायालय के सामने भेज देते हैं। उसके बाद वो ये कह रहा है कि हमारा पक्ष मजबूत हो गया, हम जीत गए, हम हार गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले को एक्सपेडाइट हियरिंग करिए, एक्सपेडाइट हियरिंग करके आप जुलाई में हमें बताइए इसमें क्या हुआ। इसमें जीतने हारने की बात कहां से आ गई? ना कोई जीतने की हार आई, ना मामले की बात आई। जो स्टेटमेंट सुरक्षा के लिए दिए गए, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, जो हिंदुओं को जाने के लिए दिए गए, ये राज्य के सुरक्षा के विषय थे, और राज्य के सुरक्षा के विषयों का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री जी का होता है, और योगी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री है, तो उस व्यवस्था को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हम बात कर रहे हैं, बार बार इस जनता के लिए बात कर रहे हैं, भावनाएं भड़क गई हैं, इस तरह की कोई चर्चाएं, कोई बात ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, ना जिला न्यायालय के ऑर्डर में है, ना हाई कोर्ट के ऑर्डर में है। जब ये विधिक सम्मत रूप से जिनका पक्ष, जिनका नुकसान हुआ है या जिनका अधिकार नहीं मिला है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मान लीजिए जिला न्यायालय के समक्ष गए, और हमें जिला न्यायालय के जो भी आदेश हो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर हम उससे संतुष्ट नहीं होते तो हमारे पास अपील करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो उच्च न्यायालय में हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में हो। इस बात को बहुत गंभीरता से इस देश की जनता को समझना चाहिए। किसी का राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है, अगर हिंदुओं को लगता है मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तभी तो वो कोर्ट में गए हैं, और अगर कोर्ट में गए तो कोर्ट डिसाइड करेगी उसको कि हमें क्या करना है। ये सवाल इसलिए था ना क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, वो कल से बार बार कह रहे थे तमाम न्यूज़ चैनल्स पर कि देखिए तो अच्छा हो गया ना कि जिला अदालत में चला गया केस सीधे सीधे। अगर सिविल अदालत में रहता तो वहाँ से फैसला आने के बाद जो पहला उसके बाद वाला स्टेज होता वो होता जिला अदालत का, उसके बाद फिर हाई कोर्ट आते, फिर सुप्रीम कोर्ट आते। तो ये तो अच्छा हुआ कि सीधे सीधे जिला अदालत चला गया। ये बहुत अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं अच्छे मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ, ये विधिक सम्मत रूप से ये मामला जो भी है इसको आज एक स्टेज आगे चली गई। सबसे बड़ी अच्छाई हुई है वो मैं आपसे, अगर आप लीगली पूछते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप विद इन टाइम फ्रेम इसको डिसाइड करिए। ये बहुत बड़ी जीत है। अगर हमें ये लगता है कि इन्फिनिट एक अनलिमिटेड टाइम के लिए मैटर चलता रहे, उससे तो अच्छा है कि आज हमारा मैटर हमें पता है कि 8 हफ्ते में हमारे पास एक ऑर्डर हमारे पास होगा, जिस ऑर्डर के ब्याह पे हम लोग आगे की कार्रवाई और आगे की सुनवाई जारी रहेगी। ठीक है। तमाम दर्शकों के मन में शशांक जी एक सवाल ये भी है, जो कि कल से इस आदेश को देख रहे हैं और उसके बाद तमाम चैनल्स पर डिबेट देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर शुरुआत से सब कुछ होता है कि सबसे पहले उस याचिका पर सुनवाई होगी कि केस बनता है या नहीं बनता है, उसके बाद अगर बात आगे बढ़ती है तो अभी तक जो सिविल कोर्ट की तरफ से जो बातें सामने आई हैं, कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करना हो, सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाना हो, रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करना हो, उन बातों को कितना कंसीडर किया जाएगा आगे केस में? आ रहा हूं समय आपके पास दिनेश जी। हाँ शशांक जी, आप पूरी करिए अपनी बात। सिविल न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो सिविल प्रक्रिया संहिता से डिसाइड होता है। उसके अनुसार जज को न्याय तक पहुंचने के लिए, निर्णय तक पहुंचने के लिए क्या क्या तथ्य उसमें लेगा, किस किस तथ्य की जानकारी चाहिए, क्या क्या एविडेंस चाहिए, क्या क्या उसको जवाब चाहिए,
उसके लिए दोनों पक्षों के पास अपना मजबूत पक्ष है। कल कोई कहता है मुकदमा हार गया है, मुकदमा जीत गया, मेरे पैरवी में कमी थी, तो उन सब पक्षों का पूरा मौका दोनों पक्षों को दिया जा रहा है। अपने पक्ष को मजबूती से कोर्ट के सामने रखें, अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से रखें, और बाद में ये शिकायत ना करें कि भाई ये एक हवा चल रही है, कुछ लोग थे। इन सब बातों से दूर हट के न्याय की बात करें। न्याय में अपने पक्ष में मैं आज भी इस बात को बड़ी गंभीरता से कहूंगा, हिंदुओं का पक्ष बहुत बलवान और मजबूत है। ठीक है दिनेश जी, अगर हम बाबरी और राम मंदिर विवाद को देखें, केस चल रहा था, बहुत सारे पुराने साक्ष्यों को रखा गया, शास्त्रों का वर्णन हुआ, इतिहास का जिक्र हुआ। अगर हम इस केस की बात करें, काशी का इतिहास कहते हैं कि 5000 साल पुराना है, तो कौन कौन सी वो बड़ी बातें हो सकती हैं, वो प्रमुख बातें हो सकती हैं जिनको मजबूती के साथ इतिहास के पन्नों को पलटकर पूरा दावा करके कोर्ट के भीतर रखा जा सकता है, जो अभी तक आप समझ पा रहे हो? इसकी टाइमलाइन बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हजारों बार ये टेलीविजन पे दिखाई जा चुकी है कि स्कंद पुराण से लेकर और आज तक की जो भी हुई है, जो 22 साल के बाद दोबारा ये मुकदमा इस बात को उठाया गया है। मेरा ये मानना है कि ये बताएं मुझे, मुस्लिम पक्ष ये बताएं कौन आया था यहाँ पर, ये जमीन क्या, मतलब जैसे आप लोग कहते हैं, आई एम सॉरी टू रिपीट दैट, बट ये धरती जो है वो उनके बाप की नहीं थी, ये आपके और हमारे बाप की। अगर आप अपना भी लाइनेज देखेंगे तो बड़ी नम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं, आप हिंदुओं की ही वंशज हैं, इनके मुगलों के वंशज नहीं हैं आप। तो अगर आप हिंदुओं के वंशज हैं तो कोर्ट में जो भी डिसाइड होता है, हमें कोर्ट को आदर से देखना है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके देखना है। उसको ये नहीं कि साहब कोर्ट ने कह भी दिया तो भी आप सड़कों पे आ जाइए। ये क्या तरीका है? ये मुगलाई तरीका छोड़िए, अब ये मुगलाई करी नहीं बनने वाली, वो चले गए। और एक बात और बता दूं आपको, होगा तो वही जो कोर्ट कहेगा, फैसला तो वही होगा, उसके अगेंस्ट आप लोग जाएंगे और मेरे मुस्लिम भाइयों को मरवाएंगे, और कुछ नहीं होगा। आप आराम से बैठ के थोड़ा सोचिए। मैं मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कहां जा रहे हैं आप लोग। आप लेट्स बी ऑन द सेम पेज, ताकि हम महंगाई के मुद्दे और इन्फ्लेशन के और तमाम चीजें जो हमारे देश को घूर रही हैं, उनको आंख में आंख डालकर उनका सॉल्यूशन ढूंढ सके। क्या सॉल्यूशन ढूंढेंगे? आधे लोग तो, और ये कर क्या रहे हैं, ये सिवाय आपको, इनके अपने बच्चे बड़े अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में विदेशों में पढ़ रहे हैं, ये आपको मदरसे में जाके जिहाद सिखाते हैं, ये आपको हम सिर्फ नफरत भरते हैं आपसे, सिर्फ काटने की शिक्षा देते हैं आपको। आप इनसे हटिए। मेरे पड़ोसी इतने बड़े मुस्लिम हैं, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर हैं, मेरे दोस्त हैं मुस्लिम जो एक से एक बढ़िया ओहदे पर हैं। अगर आप नहीं आगे बढ़ेंगे, अगर आप इन्हीं की मानसिकता में कौशल जी, आपके पास जो लीडर्स अभी बोल रहे थे, इसी बात पर आप नहीं तरक्की कर पाएंगे। सर, आपकी बात पर अभिषेक जी से रिएक्शन ले लेता हूं। अभिषेक जी, एक वर्ग ऐसा है जो औरंगजेब को हीरो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। मैं शोएब जमई को सुन रहा था, किसी चैनल पर वो बोल रहे थे कि बीएचयू के किसी संग्रहालय में एक बहुत पुराना रिसर्च रखा हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र है कि औरंगजेब ने अपने जमाने में कहा था कि वाराणसी के मंदिरों को संरक्षित किया जाए। तो एक ऐसा वर्ग भी है जो कि औरंगजेब को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहा है, उसको हीरो बताने की कोशिश कर रहा है। उन लोग के लिए क्या कहेंगे? सीधी सी बात, कौन क्या कह रहा है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी ये जो मामला चल रहा है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबके अपने अपने गोल हैं। कहते हैं भारत में स्वतंत्रता मिली है बोलने की, और जिसका जो मन करता है वो बोलता है। तो लेट द फैक्ट्स कम, लेट द कोर्ट डिसाइड, व्हाट द कोर्ट डिसाइड दैट इज फाइनल, एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू ऑब्लाइज दैट। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। कौशल जी के मन में इसी पॉइंट पर एक सवाल चल रहा होगा, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है, कोर्ट ये कह देता है कि हाँ वहां पर पहले शिव मंदिर था, जो कुछ मिला है उसके भीतर वो शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार जो 1991 एक्ट की बात कही जा रही है, क्या उस वक्त अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो आप सरकार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी? आ रहा हूं कौशल जी। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं अमित जी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम न्यायपालिका पे पूरी आस्था है। न्याय जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, जैसे अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे, मैं उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था कि वो क्या बातें कह रहे थे। मैंने उनको जरूर बोला कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि मीडिया में रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए, ये कल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। तो वही बात मैं अभी भी कह रहा हूँ
कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा समाजवादी पार्टी उसे एकदम मानेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का न्यायालय में पूरी आस्था है। जैसे अभी हमारे आजम खान साहब को इतने मामलों में, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ऐसे मामलों में, सारे 89 मामलों में हमें जमानत मिली। कल वो रिहा हुए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से रिहा हुए। तो हमें कोर्ट में पूरी आस्था है। कोर्ट एकदम न्याय संगत जो भी फैसला लेगी, समाजवादी पार्टी उसके साथ है और हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उत्तर प्रदेश के तरक्की में हमेशा मदद करने का प्रयास करेंगे। किसी भी सर्वे और कानूनी कार्यवाही की बात लीक ना हो, इस पर मैं शशांक जी से रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन उससे पहले कौशल जी आप कुछ कहना भी चाहते हैं। और साथ ही साथ सर, आम जनमानस के मन में एक सवाल ये चल रहा है कि क्या अगर ऐसा होता है कि बात 1991 वाले एक्ट पर आकर अटक जाती है, तो क्या सरकार एक कदम आगे बढ़कर उसमें कोई बदलाव कर सकती है? क्या बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूं। जो मेरे मित्र की चिंता है कि यहाँ पे दंगे हो जाएंगे और मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ हो जाएगा, तो ये याद रखिए, ये वो सरकार है जो धारा 370 खत्म की, एक भी खून का कतरा नहीं बहा। सीए आ गया, एक भी खून का कतरा नहीं बहा। ट्रिपल तलाक आ गया, एक भी खून का कतरा नहीं बहा। इसके लिए कहा जाता था ना कि अगर राम मंदिर बन गया कुछ भी नहीं हुआ। सर एक प्लीज बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का। अभी तक डिबेट ठीक से चल रही थी, आप अपने मन की बात बोलिए, मैं अपनी बोल रहा हूँ। ठीक है अभिषेक जी, इसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा, सुन लीजिए उनको। मैं वादा करता हूं पूरे देश के साथ और पूरे प्रदेश के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक कतरा भी किसी इनोसेंट के खून का नहीं बह सकता, ये समझ लीजिए। लेकिन कोई भी आतताई, कोई भी आतंकी बाहर घूम नहीं सकेगा, चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे वहां पे शिव मंदिर साबित हो जाए उसके बाद भी और चाहे ना साबित हो उसके बाद भी। लेकिन जो आपका सवाल था कि एज भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या मन है, तो इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1991 में जब यह एक्ट पास हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड संसद के पटल पे इसका विरोध किया था। और अगर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने हमें आदेशित किया और ये कहा, उनकी मन भावना ये होगी कि यहाँ शिव मंदिर बनेगा और ये 1991 का एक्ट बीच में आएगा, तो ये वादा करता हूं कि देश की जनता और डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए इस कानून में चेंज लाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये मैं बोल रहा हूं। अब एक चीज अब मैं पूछना, एक सेकंड सर। अच्छा पूछ लीजिए। मैं अपनी बात कही, भारतीय जनता बिल्कुल कोई लॉग लपेट के साथ नहीं। मैं यही चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ये बताए कि वो आज वहां पे मंदिर बनाने के इस एक्ट के 91 जो सवाल आपने मेरे से पूछा उसका उनका क्या आंसर है। और दूसरा जो कोर्ट के थ्रू लीक होने की बात की जा रही है, वकील साहब ने उनको बताया, शायद नहीं ठीक से समझ में आया, मैं बता देता हूं। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो उससे लीक होने का मामला सरकार के कंट्रोल में नहीं होता है, ये न्यायालय के कोर्ट में है। नहीं, उन्होंने आपको कहा भी नहीं, उन्होंने आपको नहीं कहा, लेकिन आपने जो पूछा अभिषेक जी जल्दी से आप कह दीजिए। हाँ, गलत बात कह रहे हो आप बात समझा करो, बहुत क्लियरली मैं आपसे बता रहा हूँ, बात सुना करो। विपक्ष में है, आपके छोटे भाई, सरकार में बड़ा दिल रखो, बड़ी बात समझो। आपने मैं वही बात कह रहा हूँ, बड़ा दिल रखो आप लोग। आपने कहा आपने 370 लागू कर दी, देश में कुछ नहीं हुआ। आपने कहा सीए लागू कर दिया, देश में कुछ नहीं हुआ। आपको इसके लिए विपक्ष का धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम अभी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, हम विपक्ष में होते हुए हमने कोई चीजों को भड़कने नहीं दिया। हम आपके साथ थे, जहां पे भी आप लोगों ने वो किया, हमने किसी मुद्दे पे नहीं भड़काया। आप लोगों ने क्या किया सबको पता, जब आप विपक्ष में थे आपने क्या किया। क्या हो सकता है कि अगर आप लोग साथ चलते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए भैया माहौल खराब करने की कोशिश मत करिए, ये तो अच्छी बात है अभिषेक जी, अच्छा लग रहा है सब सुनकर। उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी आपकी इन बातों को पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, मैं वो लीक वाली बात पर रिएक्शन ले लेता हूं शशांक जी से। शशांक जी, कई बार ये भी आधार बनता है बयानबाजी का कि जब कोर्ट कचहरी के भीतर जो कुछ चर्चा चल रही होती है, जो तर्क वितर्क चल रहे होते हैं, जो साक्ष्य रखे जा रहे होते हैं, वो सब कुछ अगर बाहर आता है तो उसके आधार पर भी कई बार बयानबाजी होती है, जैसा कि हमने विशाल सिंह की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके लीक होने के बाद देखा। ये कैसे न्यायपालिका सुनिश्चित करे कि कोई भी साक्ष्य या भी कोई जिरा या फिर कोई सर्वे पब्लिक के बीच में इस तरीके से नहीं आना चाहिए कि उसको लेकर कोई परसेप्शन क्रिएट हो?
देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, पर एक बात देखिए, आज जब हम मीडिया में नए युग में जब आ गए, जिसमें टेक्नोलॉजी के युग में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश के उच्चतम न्यायालय हो, सबकी लाइव स्ट्रीमिंग ना होके वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग कई जगह सुनवाइयां हो रही हैं। कई सारे पुराने, जैसे गुजरात हाईकोर्ट में सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, पूरा देश देख सकता है, यूट्यूब के माध्यम से देख सकता है। अगर कोई मामला संवेदनशील है और उस मामले की जानकारी देश की जनता को नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट उसको अपने आप सुनिश्चित करता है। पर जब मामले राजनीतिक ना होके सामाजिक हित के हैं, मानवीय मूल्यों के, तो पूरे देश को जानने दीजिए उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मीडिया में जो रिपोर्टिंग लीक होती है, लीक होना देखिए थोड़ा सा खराब है, कोर्ट में उसको आ जाने दीजिए। कोर्ट के आने के बाद अब अधिवक्ता के माध्यम से कॉपी दीजिए और पूरे देश में बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा लगा इस मामले में कि भाई कोई चीज थी, पहले कैसे आ गई, अगर आप बहुत फ्रेंडली पूछते हैं तो कभी कभी होता है पत्रकार दोस्त हैं, भाई तुमने क्या फाइल किया, उन्होंने दिखा दिया, अल्टीमेटली उसने उसको लीक कर दी, इन्होंने कहा लीक कर दिया, उन्होंने कहा उसको बता दिया। अल्टीमेट एक बात उन्होंने क्योंकि बार बार ये कहा है कुछ मीडिया मित्रों ने मेरे साथ ऐसा किया, जिसकी मैं कोई रिलेवेंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, लोग बताते हैं उसको। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर हमेशा पत्रकार खड़े होते हैं, सारे पत्रकार सब कुछ देखते हैं, नोट करते हैं, सारे आर्गुमेंट्स को भेजते हैं, तो लीक करने वाली कोई बात नहीं है। कोर्ट की सुनवाई आम जनता के लिए होती है, खुले दरबार में होती है, पूरे देश को उसको जानने का, सुनने का, समझने का और देखने का अधिकार है। नई बात है, इसको ना रोकने की कोई आवश्यकता है। जनता में जितनी ट्रांसपेरेंसी कोर्ट में होगी और जितनी ट्रांसपेरेंसी है, इससे जनता का विश्वास बढ़ता है बार बार। ठीक है, इसको रोकने की दिनेश जी, आखिरी के 2 मिनट हमारे पास हैं। हम चाहेंगे कि अगर बात सुनवाई के दौरान आगे बढ़ती है, एएसआई का रोल आता है, जैसा कि हमने अयोध्या के केस में देखा था, तो एएसआई की टीम में इतिहासकार भी शामिल होते ही हैं। उस दौरान एएसआई का क्या रोल हो जाता है, कैसे कैसे साक्ष्य जुटाए जाते हैं, अगर उस क्रम के बारे में आप संक्षेप में बता पाएं सर, हम उसके बाद खत्म करेंगे। दिनेश जी, उसमें एएसआई का जो रोल होता है और उसमें इतिहासकार का जो रोल होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहासकार जो होता है ना, वो अपनी बात नहीं कहता है, वो जो साक्ष्य हैं उनको बेस करके कहता है, और वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी। जैसे मान लीजिए एक चीज किसी ने कही है, फिर इतिहास में वही चीज दूसरे के थ्रू कहलाई गई है, तो वो फिर उसको प्रामाणिक माना जाता है। इतिहासकार का यही एक रोल है कि वो एएसआई की मदद करे और कोर्ट की मदद करे, ताकि उससे एक वाइडर परसेप्शन आए, उससे एक नए दृष्टिकोण से उसको देखा जाए। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है सर, इसी पॉइंट पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक सार्थक चर्चा करने के लिए। हमारा मकसद भी यही था कि ज्ञानवापी को लेकर लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का लोगों को जवाब भी मिल पाए, और साथ ही साथ लोग ये बात समझ भी पाए कि ये जो भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, इसी में देश की भलाई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी तहखाने का वीडियो एक सामने आया है। मस्जिद के तहखाने का ये वीडियो है जो दावा किया जा रहा है। वीडियो में बांस और लकड़ियां दिखी हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वीडियो में बांस और लकड़ियां दिखी हैं, और ये देखिए, ये वीडियो अब सामने आया है ज्ञानवापी तहखाने का। तो इससे पहले भी एक वीडियो न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया, और अब ये देखिए, एक और दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो भी ज्ञानवापी के तहखाने का है। धीरे धीरे अब कुछ तस्वीरें सामने आना शुरू हुई हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट पेश की जा चुकी है कोर्ट में, और अब ये वीडियो सामने आ रखे हैं, जबकि वीडियो फुटेज अभी तक साझा नहीं किए गए हैं। लेकिन दावा ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये ज्ञानवापी का तहखाना है। और ये ध्यान से आप देखिए, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले हम आपको दिखा रखे हैं ये वीडियो। दावा ये किया जा रहा है ज्ञानवापी तहखाने का ये वीडियो है, और जो वीडियो में नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं, लकड़ियां और बांस, साथ ही जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिर्फ एक दावा है, और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको सबसे पहले हम ये दिखा रखे हैं ज्ञानवापी तहखाने का ये वीडियो।